हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। दोस्तों, ये नोट्स हमने अपने हाथों से तैयार किया है और बुक का नाम है लक्ष्मीकांत। मार्केट में आप सभी को आसानी से मिल जाएगा। ये 400-500 रुपये का बुक आता है। तो यदि आप पॉलिटी में जीरो हैं या अभी तक पॉलिटी आप नहीं पढ़े हैं तो केवल आप इस बुक को पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आपका पॉलिटी में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 का वीडियो बना रहे हैं। यदि आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया और शेयर किया तो अगला चैप्टर का भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर का सभी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये नोट्स पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ओके। इस बुक में टोटल चैप्टर है 80। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ करके और टोटल चैप्टर इस नोट्स के माध्यम से पढ़ने का कोशिश करेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी भारतीय पॉलिटी का, यानी भारतीय राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज लोग कब आए थे। तो अंग्रेज लोग आए थे 1600 ईस्वी में। किस उद्देश्य से आए थे? तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ओके। और व्यापार करने के बाद कुछ समय तक व्यापार किए और धीरे धीरे महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर के द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान पर अधिकार कर लिए हैं। ओके। अब क्या होता है, कंपनी का शासन 1773 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है दोस्तों? तो ये चलता है 1858 ईस्वी तक। यानी 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह होती है उस समय इसका शासन अंत हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। यानी कंपनी भारत में अपना जो कार्य था उसका पहला कदम रखा। ठीक है। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दी, यानी जितने भी कंपनी का प्रशासनिक कार्य था और राजनीतिक कार्य था उसकी इन्होंने मान्यता दी। ठीक है। अब क्या होता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन का नींव रखी गई। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कंपनी का शासन में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई थी? तो हमको आंसर क्या देना होगा? आंसर देना होगा 1773 ईस्वी में। ठीक है। अब दोस्तों, 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी क्या क्या विशेषता है? तो इसमें सबसे पहला विशेषता था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। ठीक है। तो आप सभी से क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद दिया गया था वो किस एक्ट में दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, कौन लाया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग लाए थे। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें विशेषता क्या हो जाएगा? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इसमें क्या होता था? इसमें एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। ठीक है। और उसके माध्यम से शासन चलाया जाता था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल इसमें कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसमें दूसरा विशेषता क्या था? तो दूसरा विशेषता था इसमें कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। यानी कि मुंबई और मद्रास ये दोनों का जो क्षेत्र था वो किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि मुंबई में और मद्रास में जो गवर्नर थे उसका पद निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अब हम लोग इसको एक तीसरा विशेषता देखेंगे। 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थी। यानी 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अब इसमें चौथा विशेषता क्या हो जाएगा? तो चौथा विशेषता हो जाएगा भारतीय लोगों के उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि
किस एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया गया था? तो आपको आंसर क्या देना होगा? भारतीय लोगों का उपहार और रिश्वत लेने का प्रतिबंध 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। अब इसमें पांचवा विशेषता क्या है? पांचवा विशेषता इसमें है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया गया था। ठीक है। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक क्या था? एक संस्था था जिसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया गया था। इसमें क्या क्या नियंत्रण किया गया था? तो भारत में जितने भी राजस्व होता था उस पर कंपनी नियंत्रण कर ली थी और सैन्य पर नियंत्रण कर ली थी और नागरिक के बारे में जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1773 के बाद 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा संशोधन अधिनियम आया था? तो आपको याद रखना है कि 1781 का संशोधन अधिनियम आया था। ओके, चलिए तो इसमें क्या क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें था कि इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो आपको आंसर क्या देना होगा? आपको आंसर देना होगा 1781 का संशोधन अधिनियम में जो एक्ट आया था उस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। अब इसमें विशेषता देख लेते हैं कि इसका विशेषता क्या क्या है। ठीक है। तो इसमें पहली विशेषता है कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। यानी गवर्नर जनरल जो होता था उसको काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय से अलग कर दिया, यानी मुक्त कर दिया। पहला विशेषता है। ठीक है। अब दूसरा विशेषता इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा विशेषता हो जाएगा इसमें कि राजस्व वसूली, यानी भारत में जितने भी राजस्व वसूली मामले थे उसको क्या कर दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से मुक्त कर दिया गया। यानी राजस्व वसूली मामले को सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया इसने? तो नेक्स्ट है कलकत्ता के सभी निवासियों को न्यायालय के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता के सभी निवासियों को न्यायालय के अधीन कर दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1781 का संशोधन अधिनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चौथा नंबर इसका विशेषता हो जाएगा प्रांतीय न्यायालय का अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करे, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी जितने भी प्रांतीय न्यायालय का अपील था, यानी जो भी कानून वगैरह का जो मामला था वो कहाँ पे अपील करना होता था? तो गवर्नर जनरल काउंसिल में करना था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बाद कौन सा अधिनियम आया, कौन सा एक्ट आया। तो हम लोग देखेंगे कि 1781 संशोधन अधिनियम के बाद 1786 का अधिनियम आया, यानी एक्ट ऑफ 1786 आया। ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। तो 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस थे। वो दो शर्तों पर बना था। कितने शर्त पर? दो शर्त पर। ओके, इसमें पहला शर्त क्या था? तो पहला शर्त उसने रखा था कि विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को ना मानने का अधिकार हो। यानी काउंसिल में जो भी कानून जाता था, जो भी मामला जाता था, उसको कहाँ पे करना था? लॉर्ड कार्नवालिस के पास करना था। और काउंसिल के अधिकार यानी काउंसिल का निर्णय जो था उसको ना मानने को कहा गया था। ये कौन कहा था? तो ये जो शर्त था लॉर्ड कार्नवालिस का, उसने कहा था। ठीक है, दूसरा इसका शर्त क्या था? तो दूसरा शर्त था कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस का दो शर्त था। पहला शर्त क्या था? पहला शर्त था कि काउंसिल के जितने भी निर्णय आता है विशेष मामलों में उसको ना मानने का अधिकार हो। ठीक है, और दूसरा था कि कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। दोस्तों 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1786 अधिनियम से पहले आया था, इसमें विशेषता था कि इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसमें पहला विशेषता क्या था? कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। दूसरा विशेषता इसमें था कि कंपनी के राजनीतिक मामले के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ओके, और द्वैध शासन व्यवस्था को आरंभ किया गया था।
तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि द्वैध शासन व्यवस्था कब आरंभ किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी तो इसमें आपको आंसर देना होगा कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ किया गया था। ठीक है, और क्या किया गया था, तो नियंत्रण बोर्ड का जो शक्ति था तो वो शक्ति था नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था, तो ये नियंत्रण बोर्ड करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1793 का चार्टर कानून आया था। ठीक है, इसमें विशेषता क्या क्या था इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला विशेषता था कि कॉर्नवालिस जो कि भारत का गवर्नर जनरल था को काउंसिल के निर्णयों के शक्ति को सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों तक विस्तृत कर दिया गया था। दोस्तों प्रेसिडेंसी क्या होता है, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंसी एक क्षेत्र होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या था कि इसमें कॉर्नवालिस को काउंसिल के निर्णयों के शक्ति को सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों तक वितरित कर दिया गया था। मतलब सबको अलग अलग शक्ति दिया गया था। जितने भी प्रेसिडेंसी का गवर्नर था वो सभी को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, तो इसको याद रखना है आपको। 1793 का चार्टर एक्ट जो आया था उसके माध्यम से बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसियों के ऊपर नियंत्रण सरकार का हो गया था। ओके, इसके बाद तीसरा विशेषता इसमें क्या था कि भारत व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, यानी कि 20 वर्षों तक भारत का व्यापार जो था वो एकाधिकार कर दिया गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता था। ठीक है, उस पर किसी भी तरह से रोक टोक नहीं किया जाता था, है ना। चौथा विशेषता इसमें क्या था कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यता समाप्त हो गया था। यानी कमांडर ऑफ चीफ जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बने थे उसका क्या कर दिया गया था, उसका सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी सदस्य थे वो कमांडर इन चीफ में किसी भी तरह से भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, चौथा विशेषता इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा उनके सदस्यों के वेतन भारतीय राजस्व में देना था। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जितने भी सदस्य थे, ठीक है, उसका वेतन कहाँ से आता था, तो भारतीय राज व्यवस्था से आता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चार्टर जो कानून आया था 1813 ईस्वी में आया था। 1793 के बाद 1813 में आया था। अभी तक कौन कौन एक्ट आया, तो सबसे पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में आया था। इसके बाद 1781 ईस्वी में संशोधन अधिनियम आया था। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसके बाद 1786 में एक अधिनियम आया था और उसके बाद 1793। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, तो 1813 का चार्टर कानून में पहुंच गए। ओके, तो इस कानून में क्या क्या था, तो इसमें पहला विशेषता था कि कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार जो कि एकाधिकार मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो कि 1793 में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, तो 1813 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसके बाद कंपनी के शासित क्षेत्रों पर, यानी जहाँ जहाँ पे कंपनी शासन करता था वहाँ पे ब्रिटेन का राजा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी कंपनी का वहाँ पे फिर राज नहीं चलता था। ठीक है, इसके बाद अगला विशेषता इसका क्या था कि ईसाई मशीनरी क्या होता है, तो एक प्रकार का मान लो कि एक प्रकार का समुदाय होता था। ठीक है, ईसाई मशीनरी को भारत आने के लिए अनुमति दे दिया गया। यानी ब्रिटेन से अंग्रेज लोग का आने का यहाँ पे अनुमति दे दिया गया। पश्चिम शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किस एक्ट के या किस चार्टर कानून के माध्यम से आया था, तो आप आंसर देंगे कि 1813 का चार्टर कानून के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा यानी ब्रिटेन में जो भी अंग्रेजी शिक्षा चलता था उसका प्रचार प्रसार की व्यवस्था किया गया। ठीक है, स्थानीय सरकारों को व्यक्ति पर कर लगाने पर जोर दिया गया। यानी स्थानीय सरकार जो भी था उसको क्या जोर दिया गया कि व्यक्ति पर अधिक से अधिक कर लगावे और कर न चुकाने पर दंड की
व्यवस्था की गई थी। यानी कि एक तरह से सरकार जो था वो जितने भी स्थानीय लोग था उसको क्या कर दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगावे, क्योंकि इससे क्या होता था कि इससे कंपनी को मुनाफा होता था, यानी अंग्रेज लोग का यानी ब्रिटिश लोग का अधिक से अधिक मुनाफा होता था और कर बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, है ना। और कर न चुकाने पर उसको कोड़े मारा जाता था और अधिक से अधिक प्रकार के जुर्माना लगा दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1813 के बाद कौन सा एक्ट आया था। तो ये आया था 1700, सॉरी बार बार 1700 बोल रहे हैं, सॉरी इसके लिए। ये आया था 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। 1813 के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में जानेंगे। इसमें विशेषता क्या था। तो इसमें पहला विशेषता था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन वो सिर्फ बंगाल का था, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका दूसरा विशेषता क्या था कि मद्रास और मुंबई, यानी बम्बई भी कहा जाता था, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया। और जितने भी मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल थे उसका विधायी शक्ति समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया था। यानी जो भी कानून बनाया गया था उसको नियामक कानून कहा गया था। इस कानून को अधिनियम कहा गया था, यानी एक प्रकार का एक्ट कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट इसका तीसरा विशेषता देखेंगे। तीसरा विशेषता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक निकाय के गतिविधियों समाप्त कर दिया गया। यानी गतिविधियां जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय में, उस गतिविधियां को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, है ना। नेक्स्ट इसका विशेषता था कि सिविल सर्वेंट के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया गया। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या क्या था। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें था, यह एक अंतिम अधिनियम था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम कौन सा अधिनियम आया था, ठीक है। तो आपको आंसर क्या देना होगा, 1853 का चार्टर अधिनियम आया था, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें क्या क्या था इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट था कि परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए थे जिन्हें भारतीय विधान परिषद कहा गया था। ओके, चलिए इसका दूसरा विशेषता क्या था कि सिविल सर्वेंट के लिए भारतीयों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए द्वार खोल दिया गया था, जिसमें 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैकाले समिति कब आया था। तो ये आया था 1853 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आया था। ओके दोस्तों, इसमें अगला विशेषता क्या था कि अगला विशेषता था कि कंपनी के शासन जो था वो कंपनी के हाथों में न रह करके अनेक हाथों में वितरित कर दिया गया। यानी कंपनी का शासन अब कंपनी का नहीं रहा, अनेक जगहों पर इसका वितरित कर दिया गया। अगला इसका विशेषता है कि पहली बार, दोस्तों याद रखिएगा, जहां भी पहली बार आता है उसको जरूर याद रखिएगा, पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ कब किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो आपको याद रखना है 1854 के एक्ट के माध्यम से किया गया था। ओके दोस्तों, ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि अगला इसका पार्ट दूसरे वीडियो में बना दूँ, ठीक है, ताकि अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मैं देहात क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चलती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगला पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपका नोट्स चाहिए तो मैं अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा और इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो नोट्स इस नोट्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से नोट्स तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। यदि आप मेरा नोट्स को नकल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को देख करके आप अपने माध्यम से समझ करके आप नोट्स तैयार करें तो बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये तो आप जान भी करते होंगे कि क्या करना है इसे, ठीक है।